पारुल, अब जाने कितने दिन और लगेंगे तब तुम हमारे घर में बहू बनकर आओगी। सच में अब तो हमारा एक एक दिन गिन गिन कर जा रहा है। हाँ बहन जी, हम समझते हैं। भाई साहब के जाने के बाद आप एकदम से बहुत ज्यादा अकेली हो गई हैं, लेकिन अब हम भी क्या करें, ऐसी परेशानियां आ गई। अब इसके बारे में कहाँ अचानक किसी को पता होता है। बस वही बात है ना, वरना तो आज के दिन हमारे यहाँ शादी होती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने समधन जी। चलो अब मैं चलती हूँ, मयूर की भी दुकान से आने का समय हो गया है। अब जाकर घर पर खाना भी बनाना है। वो तो अभी पारुल से मिले हुए बहुत दिन हो गए थे, इसलिए मन नहीं माना और मैं चली आई। अरे तो ये तो आपने बड़ा अच्छा किया ना, एक शहर में ही बेटी बेटे के ससुराल का कुछ तो फायदा हमको मिले ना बहन जी। अरे मैंने तो पारुल को इसीलिए मयूर के लिए चुना कि ये बिल्कुल मुझे मेरी परछाई लगी। मैं अपने टाइम पर बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी। बस मुझे लगा मेरे मयूर के लिए पारुल से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तभी पारुल झुककर शांति जी के पैर छूने लगती है। ना ना पारुल बेटा, तू मेरे पैर ना छुआ कर, कितनी बार तुझे मना किया है। बहू नहीं, मेरी बेटी है तू। तो ये बातचीत हो रही थी शांति जी और ममता जी के बीच में, जहां ये दोनों जल्द ही समधन बनने जा रही थी। लेकिन पारुल के दूर की रिश्तेदारी में अचानक हुई एक प्रॉब्लम के चलते उनकी शादी अभी फिलहाल के लिए टाल दी गई है। इसी बीच सास शांति जी अपनी बहू से मिलने आई है। शांति जी अपने नाम की तरफ बेहद ही शांत और विनम्र स्वभाव की महिला है। चूंकि मयूर के पिताजी का देहांत काफी पहले ही हो गया था, तो एक बेटी की तमन्ना उनके दिल में आज भी जिंदा है। चूंकि मयूर और पारुल एक ही शहर में रहते थे, इसलिए एक दिन मयूर पारुल को साथ में मूवी देखने के लिए कहता है। मयूर के इस इनविटेशन को सुनकर पहले तो पारुल थोड़ा सा झिझकती है, लेकिन उसे लगता है कहीं मयूर नाराज ना हो जाए। पता नहीं अगर मैंने मम्मी से बात की तो वो मानेंगी कि नहीं, और अगर कहीं मना कर दिया तो मयूर नाराज ना हो जाए। हे भगवान, मुझे कैसे धर्म संकट में डाल दिया है। उसके बाद पारुल अपनी परेशानी अपनी दोस्त शीनू के साथ शेयर करती है और उसे घर आने को कहती है। शाम के 5 बजे ही शीनू पारुल के घर पहुंच जाती है। हेलो आंटी, नमस्ते अंकल, कैसे आप? अरे हम तो बहुत अच्छे हैं शीनू बिटिया, तुम कितने दिनों बाद आई? हाँ, आज ईद का चांद कहाँ से निकल आया? आंटी जी, मुझे आपकी प्यारी सुपुत्री ने ही यहाँ बुलाया है। ये सुनते ही पीछे खड़ी पारुल चुप रहने का इशारा करती है। नहीं, मतलब मैं आपको मिलने आई हूँ। अंकल जी से भी बहुत टाइम से मिलना नहीं हुआ, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से मिलने चलते हैं। ये तूने बड़ा अच्छा किया बेटा। अब कुछ ही दिन में पारुल की शादी भी हो जाएगी और पारुल अपने ससुराल चली जाएगी। फिर तो हमारा घर बिल्कुल खाली हो जाएगा। अभी तो तुम लोग भी आते हो, फिर तुम लोग भी कहाँ आओगी? तभी पारुल बाहर निकल कर आती है और शीनू के गले लग जाती है। आना, चल अंदर कमरे में बैठते हैं। मम्मी आप प्लीज शीनू के खाने के लिए कुछ बना दो ना अच्छा सा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम दोनों आराम से अंदर बातें करो, मैं अभी बढ़िया कुछ बनाकर लाती हूँ। पारुल शीनू को अंदर ले जाती है और उसे सारी बात बताती है। तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मयूर मुझे फोन पर फोन किए जा रहा है, उसे मेरे साथ बाहर घूमने जाना है, मूवी देखने जाना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। अगर मम्मी पापा से पूछूंगी तो पता नहीं उनका रिएक्शन क्या होगा। तू भी ना बिल्कुल पागल है भाई, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तेरा होने वाला पति है, और मम्मी से बात करके क्यों जाना है तुझे? आराम से जा उससे मिलने। और कहीं किसी ने देख लिया तो? देख लिया तो देख लिया यार, दुनिया की इतनी टेंशन क्यों लेनी है। अभी मम्मी पापा को कुछ भी मत बता, समझी? तब तक ममता जी चाय और नाश्ता लेकर आती है। क्या बातें चल रही है दोनों सहेलियों में? आंटी, ये आपकी बेटी ना, इसे भरोसा ही नहीं है कि मैं इसकी पक्की दोस्त हूँ। अब आप ही बताओ, मेरी और इसकी दोस्ती को पूरे 15 साल से भी ज्यादा हो गए, अभी भी मुझसे पूछ रही तो मेरी पक्की दोस्त है कि नहीं? ये सुनते ही तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। शाम को पारुल माँ से शीनू के घर का कहकर मयूर से मिलने जाती है। पारुल बिल्कुल सिंपल लड़की थी, इसलिए वो सलवार सूट में ही जाना ठीक समझती है, जिसे देखकर मयूर का माथा ठनक जाता है। क्या हुआ मयूर, तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? अरे पारुल, मैं तुम्हें देखकर खुश क्यों नहीं होऊंगा? आखिर तुम मेरी होने वाली पत्नी हो और मेरा यही सपना था कि मैं अपनी वाइफ को गर्लफ्रेंड की तरह घुमाऊं। लेकिन ये सब क्या पहन कर आई हो? आखिर डेट पर कोई सलवार सूट पहन कर आता है क्या? तो फिर मुझे क्या पहन कर आना चाहिए था? अरे भाई, वेस्टर्न क्लोथ का नाम नहीं सुना क्या? आजकल तो गर्ल्स के कितने प्यारे प्यारे वेस्टर्न वेयर आते हैं, ये सूट वूट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर पारुल का चेहरा मुरझा जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, अब की बार जब मिलेंगे ना तो तुम वेस्टर्न ही पहन कर आना। मयूर और पारुल काफी देर तक घूमते फिरते हैं, फिर दोनों वापस अपने अपने घर लौट जाते हैं।
अगले ही दिन शीनू और पारुल कॉलेज में मिलते हैं। अरे पारुल, तूने बताया नहीं तेरी डेट कैसी रही? हाँ, बता क्या क्या बातें हुई दोनों में? अरे कुछ नहीं, वही सब, कुछ खास नहीं। क्या वही सब? अरे वही जो सब करते हैं। मतलब तू ऐसे बताएगी नहीं? रुक, मैं अभी आंटी अंकल को फोन लगाती हूँ। अरे शीनू, तू भी ना एकदम पागल है। अच्छा सुन ना, बाकी सब तो ठीक था, लेकिन क्या क्या हुआ, बता। अरे मैं तो वही कपड़े पहन कर गई थी जो मैं नॉर्मल डेज में पहनती हूँ, लेकिन मयूर को था कि मुझे वेस्टर्न वेयर पहनने चाहिए, उसे अपनी वाइफ के साथ गर्लफ्रेंड के जैसे घूमना है। ये सुनकर शीनू जोर जोर से हंसने लगती है। हे भगवान, मेरी पगली सी दोस्त, तू भी ना एकदम झल्ली की झल्ली है। अरे बड़ी किस्मत वाली है तू कि तुझे तेरा पति ऐसे घुमाना चाहता है, वरना लड़कों को गर्लफ्रेंड तो वेस्टर्न कपड़ों में चाहिए, पर बीवी घूंघट वाली। ये तो अच्छी बात है। अच्छा पक्का ना, सब ठीक है ना? अरे सब एकदम बढ़िया है, फिक्र मत कर। हाँ, बस ये देखना होगा कि मेरे जीजा जी शादी के बाद भी ऐसे ही रहते कि नहीं। देखते ही देखते कुछ दिनों में मयूर और पारुल की शादी हो जाती है और ब्याह कर वो अपने ससुराल आ जाती है। पारुल बेटा, आज मेरी सालों पुरानी मुराद पूरी हो गई, आज मुझे बहू के रूप में मेरी बेटी मिल गई। इतना कहकर शांति जी पारुल के गले लग जाती है और रोने लगती है। प्लीज मम्मी जी, आप रोइए मत। आज अगर मयूर के पापा होते तो कितने खुश होते। कोई बात नहीं मम्मी, अब पारुल आ गई है ना हमारे साथ। धीरे धीरे पारुल घर में सब बड़े ही अच्छे से संभाल लेती है। हर कोई आता जाता पारुल की बड़ी ही तारीफ करता था। फिर एक दिन मयूर और पारुल बाहर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। पारुल, आज हम मूवी देखने जाएंगे। अरे वाह, सच्ची? मुझे मूवीज देखना बड़ा ही पसंद है। शादी से पहले मम्मी पापा को आजकल के माहौल को देखकर थोड़ा डर लगता था, इसलिए वो ज्यादा कहीं आने जाने ही नहीं देते थे। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारी ये परेशानी अब मैं दूर कर दूं। अब हम हर महीने 2 मूवी देखने चला करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताओ ना, क्या शर्त है आपकी? तुम्हें मेरे साथ बिल्कुल ऐसे जाना होगा जैसे मेरी गर्लफ्रेंड साथ में जा रही हो। अच्छा, लेकिन वो मम्मी जी, यहाँ मेरा ससुराल है। वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन चलोगी तो तुम बिल्कुल वैसी। लेकिन अभी मेरे पास कोई वेस्टर्न क्लोथ्स भी नहीं है। पहले उठो तुम और जाकर वो सामने वाली अलमारी खोलो। वहां सामने एक ग्रीन कलर का पैकेट है, उसमें तुम्हारे लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे आधा दर्जन ड्रेस है। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम पहन लो। इतना कहकर मयूर रूम से बाहर चला जाता है। इधर पारुल ने पहली बार वेस्टर्न वेयर पहना था तो बड़ा ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। पारुल सारे ड्रेस को ट्राई करके देख रही थी, तभी कोई उसके रूम को नॉक करता है। कौन है? मैं हूँ बेटा, जरा दरवाजा तो खोल। सास शांति देवी की आवाज सुनकर पारुल के होश उड़ जाते हैं। वो डरते डरते दरवाजा खोलती है और अपना सर शर्म से झुका लेती है। अरे क्या हुआ पारुल, इतना शर्मा क्यों रही है? वो मम्मी जी, मयूर जी ने मुझे यही ड्रेस पहनकर बाहर चलने को कहा है, लेकिन मुझे... हाँ मुझे पता है तुझे जाने में हिचक हो रही है, लेकिन तुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, तो आराम से फ्री होकर जा बेटा। मैंने सिर्फ कहने के लिए तुझे बेटी थोड़ी ना माना है, तू मेरी बेटी है। दोनों आराम से जाओ और एंजॉय करके आओ। शाम को मयूर और पारुल घूमने निकलते हैं और मूवी देखकर डिनर करने एक बड़े से होटल में बैठते हैं। पारुल बड़े ही गौर से होटल को देख रही थी। क्या देख रही हो पारुल? कुछ नहीं मयूर जी, मैं सोच रही हूँ मैं भी इसी शहर में रहती हूँ, लेकिन मैं कभी भी इन सब जगहों पर क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई क्योंकि तुम्हारा और मेरा यहाँ आना लिखा था साथ में। ये कहकर मयूर और पारुल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अगले दिन पारुल अपनी दोस्त शीनू को फोन लगाती है। हेलो शीनू, कैसी है? तुझे तो टाइम ही नहीं है ना फोन लगाने का। क्या बात है मैडम जी, आज तो मैडम की आवाज में एक अलग ही चहक सुनाई दे रही है। फिर पारुल शीनू को कल वाली पूरी बात बताती है कि कैसे वो वेस्टर्न वेयर पहनकर मयूर के साथ घूमने गई थी, फिर मयूर उसे बहुत बड़े होटल में भी ले गए थे। ये सारी बात बताते हुए पारुल बड़ी ही खुश नजर आ रही थी। पारुल, मैंने तुझे बोला था ना, शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं, लेकिन तेरा पति आज तक जैसा था वैसा ही है। मतलब वाकई में तू बड़ी ही किस्मत वाली है। ये सुनकर पारुल को अपनी किस्मत पर बड़ा ही नाज होता है। फिर ऐसे ही करके कुछ दिन बीतने लगते हैं और एक दिन मयूर के कुछ फ्रेंड्स मयूर से मिलने घर आते हैं। और बताओ मयूर, कैसे चल रही है तेरी मैरिड लाइफ? मैरिड लाइफ तो 1 नंबर चल रही है भाई, कोई टेंशन नहीं। मुझे बड़ा ही डर लगता था, ये आजकल की लड़कियां, उनका कोई भरोसा ही नहीं है। ये सुनकर सब बड़ी जोर जोर से हंसने लगते हैं।
आप लोग भी ना बड़े मजाकिया हो। जैसे पारुल भाभी बहुत अच्छी है। ये बात तो है, पापा के जाने के बाद मैं तो पढ़ नहीं पाया, लेकिन पत्नी मुझे बहुत पढ़ी लिखी मिली है। जब मैं छोटा था तो मेरा सपना था कि मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोलूं। वो सपना मेरा कभी पूरा ही नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, मेरी पत्नी बड़ी फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। जरा बोलकर दिखाना पारुल। ऐसे कैसे, क्या बोलूं मैं? भाभी अपनी स्टडी में क्या किया हुआ है? सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में मैंने डबल एमए किया है। उसके बाद मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया और अब मेरा पीएचडी का सिर्फ थीसिस सबमिट होना बाकी है। वाह भाभी, आप इतनी हाईली एजुकेटेड हो, फिर आप कहीं अच्छा सा जॉब क्यों नहीं करती जिसमें आपको इंटरेस्ट हो? हाँ भाभी, रिद्धि ने बिल्कुल सही कहा। आप इस तरीके से हाउसवाइफ बनकर क्यों रह रहे हो? वैसे आपको किस में इंटरेस्ट है? मुझे सबसे ज्यादा टीचिंग में इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने अपना बीएड भी कंप्लीट किया। जब मेरा पीएचडी चल रहा था उसी टाइम पर मैंने अपने ही शहर के सबसे बड़े स्कूल में 2 साल तक टीचिंग भी की है। तो फिर तो आपको अपने पैशन को कंटिन्यू करना चाहिए। अभी तो आप लोगों के पास कोई बच्चा नहीं है, अभी फिलहाल आप 2-3 साल अपने करियर पर फोकस कीजिए। जी बिल्कुल। इतना सब सुनने के बाद भी मयूर एकदम चुप रहता है, जो कि आज पारुल को बड़ा ही अजीब लगता है। मेहमानों के जाने के बाद पारुल के अंदर अपने टीचिंग पैशन को लेकर फिर से एक हलचल होने लगती है। वो सोचती है वो मयूर से आज इस बारे में जरूर बात करेगी। तभी रात को जब मयूर कमरे में आता है और पारुल उससे इस बारे में बात करती है। मयूर जी, रिद्धि भाभी और रोहित भैया बिल्कुल सही कह रहे थे। मुझे अपनी टीचिंग के पैशन को आगे इसी तरीके से कंटिन्यू करना है, और मुझे पता है आपको भी मेरे इस फैसले से कोई परेशानी नहीं होगी। क्या जरूरत है पारुल, मैं अच्छा खासा कमाता हूँ। मेरी इनकम से तुम्हारे अगर शौक पूरे नहीं हो रहे तो बताओ मुझे। मयूर के मुंह से ऐसे जवाब की उम्मीद पारुल को कतई नहीं थी। ये सुनकर उसे बड़ा ही अटपटा लगता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हर इंसान के जीवन का एक पैशन होता है जो वो पूरा करना चाहता है। अब उन लोगों ने भी कहा तो मुझे लगा हाँ, मुझे नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह नहीं रहना चाहिए। मेरा एकेडमिक्स इतना अच्छा है तो मुझे अपनी पीएचडी को कंप्लीट करके शहर के एक बड़े से कॉलेज में एज ए लेक्चरर जॉब करनी चाहिए। मेरे पास पहले से कई ऑफर थे, अगर आप कहते हैं तो मैं कल ही अपने प्रोफेसर से बात कर लेती हूँ। नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम घर पर आराम से रहो। और मुझे नींद आ रही है, प्लीज मुझे सोने दो। मयूर के इस जवाब के बाद पारुल उदास होकर सो जाती है और उसके बाद हमेशा खिली खिली सी रहने वाली पारुल का चेहरा मुरझाया सा रहने लगता है। उसकी इस बात को सासू माँ शांति जी बड़े दिन से गौर कर रही थी, लेकिन उन्हें लगा कि बच्चों के बीच में होने वाली कोई खटपट होगी, उन्हें बीच में दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए। फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। पारुल एक दिन मयूर का अच्छा मूड देखकर उसी के बारे में फिर से जिक्र करती है। मयूर, तुमको तो पता है मैंने पिछले महीने ही अपनी पीएचडी की थीसिस भी जमा कर दी है। 15-20 दिन में ही मेरी पीएचडी की डिग्री भी आ जाएगी। अभी जिस दिन मैं कॉलेज गई थी ना, तब मेरे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कॉलेज में एक वैकेंसी है और मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, अगर आप कहो तो। ये सुनकर मयूर गुस्से से भड़क उठता है। ये क्या जॉब लगा रखा है? कभी मेरी माँ को देखा है? उन्होंने पूरा जीवन इस घर को समर्पित कर दिया। अब तुम क्या चाहती हो? तुम बाहर नौकरी करने जाओ और मेरी माँ यहाँ पर बर्तन घसीटे, झाड़ू पोछा करे। मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा मयूर, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं मम्मी जी से इस तरीके से काम करवाऊंगी। जब जॉब करते हैं तो अपना एक अलग रूटीन होता है, ये सब मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगी। मेरी माँ ने हमेशा ही अपने घर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम भी इसी तरह से रहो। मेरी माँ ने इस घर को मंदिर की तरह सजाया है, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम घर में ही रहो और उसे अच्छे से संभालो। इतना कहकर मयूर गुस्से से रूम से बाहर चला जाता है और पारुल जोर जोर से रोने लगती है। बेटे बहू के बीच में हो रही इस बातचीत को बाहर हॉल में बैठी हुई शांति जी सुन रही थी। अब तक शांति जी समझ चुकी थी कि देर से दी गई दखलंदाजी भी कई बार घातक साबित होती है। उन्होंने शाम को खाने की टेबल पर अपने बेटे बहू को बिठाया। क्या हुआ मम्मी, आप कुछ कहना चाहती हो क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, इससे पहले कि देर हो जाए। मैं कुछ समझा नहीं मम्मी। तुम कुछ समझे नहीं या फिर समझ कर भी ना समझ बन रहे हो, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन हाँ, मैं आज तुम्हें बता देती हूँ कि झूठ का चोला तुम्हारे दिल और दिमाग ने ओढ़ रखा है, आज उसे हटा दो बेटा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिताजी उसूलों के पक्के थे? तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ ने घर को प्रथम प्राथमिकता दी? हाँ, ये सच है कि मैंने इस घर के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन क्या सिर्फ इस घर में रहना ही मेरा एक सपना था? तो मैं तुम्हें बता दूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने आज से 30 साल पहले मैथ्स में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की थी।
और मेरी सरकारी नौकरी भी लगने जा रही थी। लेकिन तुम्हारे पिताजी अपने झूठे उसूलों के चक्कर में उन्होंने मुझे हमेशा बंदिशों में रखा। जिस तरीके से तुम कहते हो ना, मैं कमा तो रहा हूं, तुम्हें कमी है क्या? ठीक यही सोच तुम्हारे पिताजी की भी थी, और उनकी इसी सोच ने मुझे जीवन में कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, बस इतना ही कहूंगी कि अगर पारुल कुछ भी करना चाहती है तो करने दो उससे आगे बढ़ाओ, ना कि उसे बाजार में गर्लफ्रेंड की तरह और घर में लुगाई की तरह रखो। ये सुनकर मयूर को लगता है कि वाकई में वो कितना गलत था। फिर मयूर पारुल से कहता है, पारुल, मैंने तुम्हें इतना कुछ गलत कहा, उसके लिए माफी चाहता हूँ, और तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम कर सकती हो, उसके लिए मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। ये सुनकर पारुल बहुत खुश हो गई और जाकर अपनी सासू माँ के गले लग गई। मम्मी जी, बहुत सारे लोगों को कहते सुना है कि मेरी बहू मेरी बेटी जैसी है, लेकिन मैं आपकी बेटी जैसी नहीं, आपकी बेटी हूँ। ये आज आपने प्रूव कर दिया। थैंक यू सो मच। कहते हैं कि किसी भी इंसान के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, लेकिन शर्मा परिवार की बहू रश्मि के लिए ये रास्ता काफी उबड़ खाबड़ हो गया था। शर्मा जी की बहू रश्मि को लोग साक्षात अन्नपूर्णा का रूप समझते थे, क्योंकि वो इतना अच्छा खाना बनाती थी कि जो भी एक बार उसके हाथ का खाना खा लेता था तो उसका स्वाद हमेशा उनकी जबान पर चढ़ा रहता था। क्या बन रहा है भाई? बड़ी जोरदार खुशबू आ रही है। आज तो रश्मि की स्पेशल खस्ता कचौरियां बन रही हैं, तभी तो मसाला ही भून रही है और पूरे घर में खुशबू फैल गई है। वाह भाई वाह, फिर तो आज का संडे बन गया। रश्मि के हाथ की कचौड़ियों का तो जवाब ही नहीं। हलवाई भी ऐसी खस्ता और स्वादिष्ट कचौरियां नहीं बना सकता जैसे हमारी बहू बनाती है। वही तो, अभी कुछ देर पहले रमा का फोन आया था, पूछ रही थी कि आज संडे स्पेशल क्या बन रहा है। मैंने कहा कचौरियां बन रही हैं, तो सुनकर ही उसके तो मुंह में पानी आ गया। अच्छा हाँ, पिछली बार जब भाभी ने कचौरियां बनाई थी उस समय रमा बुआ भी तो आई थी हमारे यहाँ। 5-5 कचौरियां खा ली थी उन्होंने एक साथ। बेटा रश्मि, जरा बाहर तो आना। सुनो तो, तुम्हारी बुआ सास क्या कह रही थी। कचौड़ियों को कढ़ाई में डालकर गैस की आंच धीमी करके रश्मि नैपकिन से हाथ पोंछते हुए बाहर आती है और रेखा के पास बैठ जाती है। बुआ जी का फोन आया था मम्मी जी, क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि रश्मि के हाथ की कचौड़ियों का स्वाद आज तक उनकी जुबान पर है। अगले हफ्ते उनके पोते का पहला जन्मदिन है। कह रही थी कि पूरा खाना होटल से ही आएगा, लेकिन कचौड़ियां तो रश्मि के हाथ की ही होनी चाहिए। अच्छा, और क्या कहा उन्होंने? पूछ रही थी कि रश्मि आ जाएगी ना बनाने के लिए, तो मैंने भी कह दिया कि हाँ हाँ क्यों नहीं आएगी, जरूर आएगी। तुम जाओगी ना बेटा? लेकिन मम्मी जी, इतने सारे लोगों के लिए कचौड़ियां बनाने में तो काफी समय और मेहनत लगेगी। अरे तुझे कौन सा अकेले बनाना है, उनकी बहुएं भी तो होंगी ना वहां पे तुम्हारी मदद के लिए। मसाला वगैरह तुम तैयार कर देना, बाकी काम मिलकर हो जाएगा। बड़े चाव से तुम्हें बुला रही थी बुआ जी, मना मत करना बेटा। ठीक है मम्मी जी, मैं थोड़ा जल्दी चली जाऊंगी। एक हफ्ते बाद बुआ जी के यहाँ जाने का दिन आता है और रश्मि घर के काम निपटा कर दोपहर को ही बुआ जी के यहाँ चली जाती है। उसे देखकर बुआ जी बड़ी खुशी से उसका स्वागत करती है और कहती है, आ गई बेटा, तू थोड़ा आराम कर ले, फिर हम कचौड़ियां बनाना शुरू करते हैं। तुम्हारे फूफा जी को तो जब से पता चला है कि तुम कचौड़ियां बनाने वाली हो, वो तो जैसे बावरे से हो रहे हैं। सच में तुम्हारे हाथ के खाने के तो क्या कहने। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है बुआ जी, खाना तो लगभग सभी अच्छा ही बना लेते हैं। बस आप लोगों की तरह तारीफ करने वाला लोग मिल जाए तो बनाने का उत्साह दुगना हो जाता है। कुछ देर बाद रश्मि रसोई में आती है और कचौड़ियों के लिए 3 किलो मैदा लगाने के बाद उसी के हिसाब से मसाले की तैयारी करती है। बुआ जी भी वहीं खड़ी होकर देख रही होती है। सब करने के बाद रश्मि कहती है, बुआ जी मैंने सारी तैयारी कर दी है, 10 मिनट रुकते हैं, फिर आप संध्या और रजनी को बुला दीजिए, हम तीनों मिलकर कचौड़ियां बना लेंगे। अरे वो दोनों तो अभी पार्लर गई हैं, उन्हें आने में तो देर हो जाएगी। वहीं से पूरा तैयार होकर आएंगी ना दोनों। तुम ऐसा करो, शुरू कर दो, बीच बीच में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। लेकिन बुआ जी, ये तो बहुत सारी कचौड़ियां हैं, मैं अकेले। अरे तेरे लिए तो चुटकियों का काम है ये तो, और फिर हमें तो तुम्हारे हाथ का स्वाद चाहिए था। वो दोनों भी इसमें हाथ डालती तो वैसा स्वाद नहीं आ पाता। उनके हाथों में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। रश्मि को अकेले ही सारी कचौड़ियां बनानी पड़ती है। 3 किलो मैदे की कचौड़ियां बनाते हुए उसे शाम हो जाती है, तो भी उसका काम खत्म नहीं होता।
बाहर पार्टी चल रही होती है और रश्मि किचन में कचौड़ियां तल रही होती है। कुछ देर बाद राखी किचन में आती है और कहती है, भाभी आप अकेले किचन में काम कर रही हैं, चलिए अब बाकी की कचौड़ियां रहने दीजिए, वो लोग खुद ही देख लेंगे। आप चलिए और कपड़े चेंज कर लीजिए। ये बस आखिरी कहानी बची है राखी, तेल में कचौड़ियां छोड़ दी है तो सारा तेल पी जाएगी। तुम चलो, मैं आती हूँ। गैस बंद करके रश्मि बाहर आती है, तब तक केक कट हो चुका होता है। हालांकि उसकी कचौड़ियां कमाल कर जाती है। हर किसी की जुबान पर बस रश्मि के हाथ की बनी कचौड़ियों की तारीफ होती है, जिसे सुनकर रश्मि की सारी थकान दूर हो जाती है। कुछ दिन बाद रश्मि की मौसी सास की बहू मानसी घबराई हुई सी उनके यहाँ आती है और कहती है, रेखा मासी, मैं तो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। आपको पता है ना कि मैं जिस किटी में हूँ उसमें पूरे 2 महीने के बाद नंबर आता है। हाँ हाँ पता है, इसमें परेशान होने जैसा क्या हो गया है? वही तो मासी जी, इस बार मेरा नंबर है और आपको पता ही है कि हमारा स्ट्रिक्ट रूल है कि किटी घर में ही होगा और खाना भी घर का ही होगा। लेकिन मुझे तो इतने लोगों का खाना बनाने का कोई अनुभव ही नहीं है और ना ही मेरे हाथ का खाना इतना टेस्टी होता है। ये तो सही बात है भाभी, लेकिन अब आप क्या करने वाली हैं? उसी के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ, रश्मि भाभी से मदद मांगने। भाभी प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरी इज्जत का सवाल है। भाभी प्लीज, उस दिन आप खाना बना देंगी तो मेरी नाक कटने से बच जाएगी। रश्मि के कुछ भी बोलने से पहले राखी कहती है, तो आप किसी मेड से बनवा लीजिए ना भाभी। आजकल ऐसी मेड काफी मिल जाती है जो एक दिन के लिए भी घर पर आकर खाना बना देती है। वही तो, लेकिन वो लोग कहाँ रश्मि भाभी जैसा खाना बना पाएंगी। उस दिन अगर रश्मि भाभी के हाथों का बना शानदार खाना अपनी फ्रेंड्स को खिला दूंगी ना, तो मेरी तो शान ही बढ़ जाएगी। हमेशा मेरे घर के खाने को याद करेंगी वो सब। प्लीज भाभी बना दीजिए ना खाना, प्लीज। रश्मि बेटा, ये इतना कह रही है तो बना दे खाना। वैसे भी तेरे हाथों से बने खाने की तो बात ही अलग है। मानसी का चेहरा देखकर रश्मि खाना बनाने के लिए तैयार हो जाती है और किटी वाले दिन मानसी के यहाँ आती है। थैंक यू भाभी, आप आ गई। मैं तो सोच सोच कर ही परेशान हो रही थी कि मैं अकेले कैसे करूंगी। अच्छा, ये मैंने खाने की लिस्ट बनाई है, अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो कर लीजिए। किटी की 20 लेडीज हैं और बाकी हम सब मिलकर 25 लोग हो जाएंगे। ये तो काफी बड़ी लिस्ट है मानसी, देखती हूँ कि इतना सब हो पाएगा या नहीं। टाइम के हिसाब से कुछ चीजें कम करनी पड़ेगी। कुछ देर बाद मानसी किटी के लिए रिटर्न गिफ्ट लेने मार्केट चली जाती है और रश्मि अकेले किटी का पूरा खाना बनाती है। दोपहर को मानसी की सहेलियां आती है और खाने की खूब तारीफ करते हुए जमकर खाना खाती है। खाना इतना लाजवाब बना है कि बस, ऐसा स्वादिष्ट खाना तो आज तक हमारी किसी किटी में नहीं बना था। ये सब हमारी रश्मि भाभी के हाथों का कमाल है। हमारे पूरे खानदान और रिश्तेदारों में कोई नहीं है जो खाना बनाने में भाभी का मुकाबला कर सके। पूरा खाना भाभी ने अकेले ही बनाया है, मैं तो हाथ भी लगाती तो स्वाद बिगड़ जाता। सबसे अपनी तारीफ सुनकर रश्मि फूली नहीं समाती है और उसकी सारी थकान एकदम दूर हो जाती है। शाम को अपने साथ कुछ खाना लेकर जब वो घर आती है और सबको खिलाती है तो वो लोग भी बहुत तारीफ करते हैं। क्या खाना बनाया है बहू, मानसी की सहेलियां तो जिंदगी भर ये स्वाद भूलेंगी नहीं। मजा आ गया। सच में भाभी, आपकी तो आज खूब तारीफ हुई होगी, सबको खूब मजा आया होगा खाने में। रश्मि की खासियत थी कि उसके हाथों में कुछ ऐसा जादू था कि वो अगर किसी के सामने केवल सब्जियां उबाल कर भी रख दे तो लोगों को उसमें भी स्वाद ही नजर आता था। एक बार रश्मि लड्डू बना रही होती है कि तभी पड़ोस की शीतल चाची घर आती है। क्या सौंधी खुशबू आ रही है भाई, मैं भी लड्डू बनाती थी लेकिन कभी ऐसी खुशबू नहीं आई इसमें से। बाहर क्या, हमारे घर तक खुशबू आ रही है। सही कह रही हो तुम, लड्डू तो मैं भी बनाती थी लेकिन ऐसे पूरे घर में खुशबू नहीं फैलती थी। बने भी बड़े स्वादिष्ट हैं, रुको मैं तुम्हें चखाती हूँ अभी। रेखा एक प्लेट में 2 लड्डू लेकर आती है और शीतल को खिलाती है। लड्डू खाकर तो शीतल का चेहरा ही खिल जाता है। क्या स्वाद है लड्डू में, मीठा भी एकदम बराबर पड़ा है और घी में तलकर निकाले ड्राई फ्रूट्स भी कितने खस्ता लग रहे हैं, मस्त बने हैं। लड्डू खाकर शीतल घर चली जाती है, लेकिन लड्डुओं का स्वाद काफी दिनों तक उसकी जुबान पर चढ़ा ही रहता है। एक दिन वो फिर से आती है और कहती है, रश्मि बेटा, उस दिन तुम्हारे हाथ के बने लड्डू खा लिए थे ना, उसके बाद से तो मुझे चैन ही नहीं पड़ रहा था। बेटा, मैं कह रही थी कि तुम मेरे यहाँ आकर 1 किलो लड्डू बना दोगी। हाँ चाची जी, मैं बना दूंगी। वैसे आपको इतने पसंद आए थे लड्डू तो कहती ना, मैं कुछ लड्डू भिजवा देती आपके लिए। वैसे आप बता देना, मैं आ जाऊंगी लड्डू बनाने के लिए। जीती रहो बेटा, तुम 1 किलो के हिसाब से लिस्ट बना कर दे दो, मैं आज ही सामान मंगवा लेती हूँ, फिर हम मिलकर बना लेंगे लड्डू। शीतल सामान लेकर आती है और अगले दिन फोन करके रश्मि को बुला लेती है। शीतल रश्मि को लेकर रसोई में जाती है और वहां का नजारा देखकर रश्मि हैरान रह जाती है।
किचन में 1 किलो के बजाय पूरे 7-8 किलो लड्डुओं का सामान रखा हुआ था। रश्मि हैरानी से पूछती है, चाची जी, आपने तो कहा था कि 1 किलो लड्डू बनाने हैं, ये तो बहुत ज्यादा सामान है। अरे, जब मैंने अपनी दोनों बहुओं और बेटी को बताया कि रश्मि भाभी लड्डू बना रही है, तो उन्होंने तुरंत उनके लिए भी बनाने के लिए कह दिया। कह रही थी कि रश्मि भाभी के हाथ से बनेंगे तो स्वाद में कई ज्यादा गुना अच्छे बनेंगे लड्डू। अच्छा। हाँ, और फिर क्या, उन्होंने भी अपने लिए 2-2 किलो लड्डू बनवाने के लिए कह दिया। तीनों के बच्चों को भी बहुत पसंद है मीठा। फालतू कुछ भी मीठा खाने के बजाय ये हेल्दी लड्डू खाएंगे तो अच्छा ही है ना। लेकिन चाची जी, ये इतने सारे ड्राई फ्रूट्स काटने और तलने में ही काफी समय लग जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आज हो पाएगा। हम ऐसा करते हैं कि आज सिर्फ ड्राई फ्रूट्स काट कर रख लेते हैं, बाकी काम कल कर लेंगे। और यही तय हो जाता है। हाथ में दर्द के मारे शीतल थोड़े ही ड्राई फ्रूट्स काट पाती है और रश्मि को ही पूरा काम करना पड़ता है। शाम को घर आकर रश्मि रेखा से शिकायत करती है, मम्मी जी, आंटी ने कल कहा कि बस 1 किलो लड्डू बनाने हैं, इसलिए मैं चली गई। लेकिन वहां तो उन्होंने पूरा बाजार लगा दिया था। पूरे 7 किलो लड्डू का सामान लेकर आई हैं वो। कल फिर से जाना पड़ेगा मुझे। अच्छा खाना बनाने का हुनर तो आपके लिए मुसीबत ही बनता जा रहा है भाभी। सही कह रही हो तुम। अब तो मैं सीधे मना ही कर दिया करूंगी, वरना तो वो लोग अलग हो जाते हैं और पूरा काम मुझे ही अकेले करना पड़ता है। अब चाची जी से तो कुछ होगा नहीं, पूरे लड्डू भी मुझे अकेले ही बनाने पड़ेंगे। रश्मि कह तो देती है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां आप चाहकर भी किसी बात के लिए मना नहीं कर पाते। ऐसे ही एक दिन रश्मि की बड़ी ननद मीना का फोन आता है और वो चहक कर कहती है, भाभी, मेरे जेठ जेठानी और जेठानी के भाई का परिवार किसी काम से इंदौर आ रहे हैं। उन्हें तो अभी आपके हाथ की बनी दाल बाटी और गट्टे की सब्जी याद है। कह रहे थे कि खाना तो हम तुम्हारे मायके में ही खाएंगे, आप प्लीज मैनेज कर लेना। हाँ ठीक है। कितने लोग हैं टोटल? वो कुल मिलाकर 15 लोग हैं। ऐसा करना कि आप आपके स्पेशल मेथी के ठेपले भी बना देना सफर के लिए। पिछली बार आपने दिए थे ना, उन्हें वो भी याद है। आज भी हमारे यहाँ जब जब खाने की बात निकलती है, आपके खाने का जिक्र सबसे पहले होता है भाभी, दिल खुश हो जाता है। खाने और मेथी के ठेपलों की तैयारी करने के लिए रश्मि सुबह 5 बजे उठकर तैयारी करती है। दोपहर को सबका खाना होता है और हमेशा की तरह रश्मि की खूब तारीफ होती है। रश्मि ठेपले पैक कर देती है। सभी मेहमानों के जाने के बाद रश्मि थक कर चूर हो जाती है। कुछ दिन बाद, बेटा, मीना का फोन आया था, तुम्हें थैंक यू कह रही थी। उसके जेठ जेठानी ने खूब बड़ाई की है तुम्हारी। अच्छा, वो तुम्हारी चाची का फोन आया था, तुम बात कर लेना उनसे। रश्मि चाची को फोन करती है। हाँ चाची जी, कैसी हैं आप? आपने फोन किया था, कोई खास बात? हाँ हाँ, खास बात ही है। तेरी बहन की शादी तय हो गई है। बड़ा अच्छा परिवार है, लड़का भी बहुत अच्छा है। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है चाची जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सिर्फ बधाई से काम नहीं चलेगा। अब तू इसी शहर में है तो छोटी बहन की शादी के काम भी संभालने पड़ेंगे तुझे। अच्छा, मैं कह रही थी कि तू परसों आ सकती है। हाँ चाची जी, आ जाऊंगी। कुछ खास काम है क्या? हाँ, खास ही है बेटा। परसों रुचि के ससुराल वाले शगुन लेकर आ रहे हैं। उनका खाना रखा है मैंने। वो लोग खाने के बड़े शौकीन हैं। तेरे चाचा जी ने तो उनके आने का पता चलते ही सबसे पहले तेरा ही नाम लिया। खाना तो रश्मि के हाथ का ही होना चाहिए। हाँ चाची जी, मैं आ जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है बेटा, वैसे मैं और मालती रहेंगे तेरी मदद के लिए। रश्मि समय पर चाची के घर पहुंच जाती है और खाना बनाने के लिए किचन में आती है। उसे खाने की लिस्ट देखकर चाची कहती है, बेटा, वैसे तो तुझे कुछ भी बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। तू तो खुद ही इतनी बड़ी मास्टर शेफ है। ये लिस्ट है, फिर भी तुझे तेरे हिसाब से जो उलटफेर करने होंगे कर लेना। ठीक है चाची जी, आप मालती को बुला दीजिए, मैं उसे भी कुछ काम दे देती हूँ। उसे रहने दे, उसे मैं बाकी काम बता देती हूँ। तेरे बीच बीच में काम करेगी और तेरा काम बिगड़ देगी। हमें तो बस तेरे हाथ का खाना चाहिए, बस। यहाँ भी रश्मि को अकेले ही किचन में लगकर पूरा खाना बनाना पड़ता है। मेहमान खूब खुशी से खाना खाकर जाते हैं और चाचा चाची और रुचि रश्मि से खूब खुश होते हैं। सच में रश्मि, क्या बात है तुम्हारे खाने की। सबने उंगलियां चाट चाट कर खाना खाया है। अक्षय की मम्मी तो तारीफ करते नहीं थक रही थी। सबने दिल खोल कर खाना खाया है। रश्मि घर आती है। घर पर भी फरमाइशें उसका इंतजार कर रही होती है। सबकी पसंद का खाना बनाकर देने के बाद ही वो आराम कर पाती है। इसी तरह आए दिन उसके हाथ के बने खाने को खाने के लिए उसे कभी किसी के बर्थडे पर तो कभी एनिवर्सरी पर बुला लिया जाता था। एक दिन उसकी खास सहेली उसे अपनी एनिवर्सरी पर इनवाइट करती है। रश्मि, कल हमारी शादी की 5वीं एनिवर्सरी है। तुम प्लीज अपने स्पेशल खाने का तड़का लगाओ ना। मेरे लिए ही एनिवर्सरी गिफ्ट होगी।
मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी, प्लीज ना मत कहना। हाँ, आ जाऊंगी। अगले दिन रश्मि मधु के यहाँ आती है। किचन में उसे अकेला छोड़कर मधु मेहमानों के साथ बैठकर गपशप करने में मशगूल हो जाती है और रश्मि अकेले खाना बनाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो मधु को कुछ कहती नहीं है। खाना बनाते हुए वो सोचती है, अच्छा खाना बनाना तो मेरे लिए सच में मुसीबत बनता जा रहा है। मैं किसी को मना भी तो नहीं कर पाती हूँ, इससे तो रिश्ते ही खराब होंगे। लेकिन ये लोग भी तो मुझ पर ही सारा बोझ डालकर चले जाते हैं। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। रश्मि का मूड काफी खराब हो जाता है और वो मधु के यहाँ खाना खाए बिना ही निकलकर घर आ जाती है। घर पर आकर भी रश्मि इस बारे में खूब सोचती है। तभी मधु का फोन आ जाता है और वो कहती है, रश्मि, आज तूने क्या कर दिया? कोफ्तों में नमक ही नमक था और पनीर में डबल मिर्च। दाल का गैस भी तू बंद करना भूल गई थी, पूरी दाल जल गई। कस्टर्ड में तो शक्कर डालना ही भूल गई थी तू। पुलाव में चावल भी कच्चे थे। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये कैसे हो गया। लगता है तूने बिल्कुल भी दिल से खाना नहीं बनाया था आज। खाना इतना बेकार था कि किसी ने भी दिल से नहीं खाया। अब मैं तुझे कभी नहीं कहूंगी खाना बनाने के लिए। फोन रखते ही रश्मि के दिमाग की घंटी बज उठती है। अब तो जो भी मुझे खाना बनाने के लिए बुलाएगा उसे ऐसा ही बेकार खाना मिलेगा ताकि मुझे दोबारा कोई बुलाए ही नहीं। और अगले दिन पड़ोस की कविता उनके यहाँ आती है। रश्मि, कल मेरी ननद आ रही है। मेरे हाथ के खाने में तो उन्हें कोई स्वाद ही नहीं आता। प्लीज तू बना देगी आकर? हाँ हाँ, क्यों नहीं कविता, मैं जरूर बना दूंगी। ऐसा बेकार खाना बनाऊंगी बच्चों कि फिर तो कभी मुझे खाना बनाने के लिए नहीं कहेगी। अगले दिन रश्मि बड़ी खुशी से कविता के यहाँ खाना बनाने जाती है और उससे भी बेकार खाना बनाती है जैसा मधु के यहाँ बनाया था। खाना बनाकर वो घर आती है और रिजल्ट का इंतजार करती है। अगले दिन कविता घर आती है। रश्मि, कल तो मजा ही आ गया। मेरी ननद जो बढ़ चढ़कर मेरे खाने की बुराई करती थी ना, कल तो तेरे हाथ का खाना खाकर जो गालियां निकली है ना उसके मुंह से, कि मुझे तो मजा ही आ गया। अब तो जब जब वो आएगी मैं तुझे ही खाना बनाने के लिए बुलाऊंगी। रश्मि हैरान रह जाती है। कुछ दिन बाद वो यही तरीका अपनी बुआ सास के यहाँ आजमाती है। अगले दिन बुआ सास की बहू रजनी का चहकते हुए फोन आता है। कल तो क्या कमाल कर दिया तुमने रश्मि। हमारी सासू जी हमारे खाने में मीन मेक निकाल निकाल कर सबके सामने हमें नीचा दिखाती रहती थी ना, कल उनका ही पचका हो गया। ऐसा भी क्या हुआ? कल तो तूने जो खाना बनाया था ना, इतना बेकार था कि पूछ ही मत। अच्छा? हाँ, उसमें मिर्च मसाले और नमक इतने ज्यादा थे कि उनके मायके वाले एक निवाला भी नहीं खा पाए। पानी पी पी कर उनकी हालत खराब हो गई। इतना सुना कर गए हैं ना वो मम्मी जी को कि मुझे तो मजा ही आ गया। अब तो जब भी मम्मी जी ज्यादा ताने मारेंगी मैं तुझे ही बुलाऊंगी। रश्मि का ये दाव उल्टा पड़ जाता है। पहले जहाँ उसे अच्छे खाने की वजह से बुलाया जाता था, अब बेकार खाना बनाने के कारण बुलाया जाने लगता है। ये तो सिर मुंडवाते ही ओले पड़ने वाली बात हो गई। बेकार खाना बनाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ।